वो किसी कयामत के मंजर से कम नहीं था। हर गली में रोने पीटने की आवाजें उठ रही थी। इस शहर की आंखों ने एक दिन में इतने जनाजे पहले नहीं गिने थे। अस्पताल में बिस्तर कम पड़ने लगे थे। अस्पतालों के बाहर मरीज और उनके तीमारदारों की भीड़ थी। शहर की सड़कों पर थोड़ी थोड़ी देर में एक एम्बुलेंस निकल रही थी। उस नए वायरस के फैलने से शहर में अब तक मरने वालों का सरकारी आंकड़ा 824 पहुंच गया था। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी ताजा प्रेस रिलीज में बताया गया था कि फिलहाल इस वायरस का जो वैक्सीन है, इसका जो एंटीडोट है, उसे बनाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि यह वायरस कहां से फैल रहा है, इसका सोर्स क्या है। और जब तक ये ना पता चले तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। नगर निगम की जो सरकारी गाड़ियां थी वो ऐलान कर रही थी सड़कों पर कि अफवाहों से सावधान रहें, अफरा तफरी ना मचाएं, आसपास सफाई रखें और बुखार, खांसी या जिस्म पर किसी तरह की फुंसी होने पर फौरन डॉक्टर को दिखाएं। जिस वक्त शहर वायरस के डर से कांप रहा था, उसी वक्त शहर के सबसे पॉश इलाके में बने टैगोर ऑडिटोरियम में कुछ इंटेलेक्चुअल्स की एक मीटिंग चल रही थी। इसमें शहर के कुछ बड़े राइटर्स थे, कुछ जर्नलिस्ट थे और वहां पर चीफ गेस्ट थे कुमार साहब। कुमार साहब दलित चिंतक भी थे और समाज के हाशिए पर खड़े वंचित शोषित वर्ग की समाज सेवा का एक बहुत बड़ा चेहरा थे। 46 की उम्र तक उन्होंने दलित एक्टिविस्ट के तौर पर कई बड़े अभियान चलाए थे, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड से मिले थे और उनकी लिखी 4 किताबें और अनगिनत लेखों ने उन्हें पिछड़े विमर्श का सबसे बड़ा नाम बना दिया था। कुमार साहब पर्सनल लाइफ में भी इस बात के बहुत सख्त विरोधी थे कि किसी शख्स का काम उसके उपनाम से, उसके सरनेम से तय हो कि फलां का सरनेम ये है तो वो यही काम करेगा। वो अक्सर पिछड़ी गरीब बस्तियों में जाते थे और वहां के लोगों से कहते थे कि भाई आप लोग अपना ये पुश्तैनी काम छोड़ क्यों नहीं देते, नए काम कीजिए। वो तो अपने मोहल्ले में नालियों की साफ सफाई करने वाले मैकू को भी अक्सर कोई और काम करने की नसीहत देते थे। अधेड़ उम्र का था एक मैकू जिसके बालों से सफेदी झांकती थी और जिसके बाप दादा भी कभी यही काम करते थे। हर पहली तारीख को कुमार साहब के दरवाजे पर लंबी सी झाड़ू लिए आता था पैसे मांगने। लेकिन मैकू जब घर आता था तो बहुत सावधानी से खड़ा होता था। ना तो वो घंटी बजाता था, ना कभी दरवाजे की कुंडी को छूता था। वो सिर्फ आवाज लगाता था, साहब। कुमार साहब उसे अंदर बुलाते तो वो ऐसे थोड़ा खिसियाते हुए कहता, अरे नहीं साहब, अंदर कहां। इस पर कुमार साहब कहते, तुम कोई और काम क्यों नहीं करते हो मैकू? तो वो कहता, अरे साहब अभी काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कुमार साहब उसे समझाते कि ऐसा नहीं है, तो वो टालने के लिए कहता है कि अच्छा ठीक है साहब, छोड़ दे ये काम, और फिर वही काम में लग जाता। बहरहाल टैगोर ऑडिटोरियम की जो गद्देदार कत्थई सीट थी, वहां बैठे हुए लोग उस बड़े से ऑडिटोरियम को देख रहे थे जहां एक तरफ रविन्द्रनाथ टैगोर की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। स्टेज पर बैठे हुए थे कुमार साहब, वो वहां पर चीफ गेस्ट थे। तो उन्होंने बोलना शुरू किया, कहा कि शहर त्रासदी से जूझ रहा है, हम एक मुश्किल वक्त में हैं। वायरस ने शहर में बहुत तबाही मचा रखी है, लेकिन हम इस जरूरी मीटिंग के लिए यहां फिर भी जमा हुए हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस वायरस की वैक्सीन पर काम हो रहा है, लेकिन जब तक वो आएगा तब तक गरीब और कमजोर वर्ग भूख से ही मर जाएगा, क्योंकि उसकी दुकानें, उसकी रेहड़ियां, उसके ठेले बंद हैं। वायरस से तो बाद में लोग मरेंगे, पहले गरीब आदमी भूख से मर रहा है। हम इस लॉकडाउन का विरोध दर्ज करने के लिए यहां जमा हुए हैं, और अगर सरकार को लॉकडाउन लगाना ही है तो फिर गरीब वर्ग को बुनियादी सुविधाओं की गारंटी दी जाए। आज, अभी और इसी वक्त हल्की रोशनी वाला सभागार तालियों से गूंज उठा। कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो कुमार साहब कार में बैठकर घर के लिए चल दिए। अब गाड़ी शहर के जिस रास्ते से गुजरती, एम्बुलेंस के सायरन सुनाई देते। कहीं कोई बूढ़ी गरीब औरत रिक्शे पर अपने जवान बेटे को पकड़े हुए बैठी थी, जो अस्पताल के रास्ते में हिचकियों में आखिरी सांसें ले रहा था। कुछ लोग एक प्राइवेट क्लिनिक के बाहर डॉक्टरों पर नाराज हो रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। कहीं जनाजों के निकलने से सड़क रोक दी गई थी। एक एक्टिविस्ट के तौर पर कुमार साहब
समाज के गरीब वर्ग के लिए तो फिक्रमंद थे ही, लेकिन एक पिता के तौर पर अपनी 8 साल की बेटी मंजरी को लेकर बहुत डरे हुए थे। 2 हफ्ते पहले ही वो टाइफाइड से ठीक हुई थी और गाड़ी चलाते हुए वो दुआ कर रहे थे कि ये वक्त जल्दी से गुजर जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। खैर, थोड़ी देर के बाद कुमार साहब की गाड़ी घर के पास आकर रुकी। क्लच पर पंजे दबाए दबाए उनके पैर अकड़ गए थे। दरवाजे पे पहुंचकर उन्होंने डोरबेल दबाई और इंतजार करने लगे। दरवाजे पर खड़े खड़े उन्होंने एक तीखी सी गंध महसूस की। पलटकर नजर इर्द गिर्द दौड़ाई तो देखा कि घर के सामने वाले वो जो पुराना गटर है, जिसका ढक्कन आधा खुला हुआ था, वहां से तेज बू आ रही थी और वो तेज गंध गटर से निकलकर घर के अंदर दाखिल हो रही थी। कुमार साहब की पत्नी सुलक्षणा जी ने दरवाजा खोल दिया। तभी पूछा, आ गए आप? बड़ी देर लगा दी आपने। इन्होंने कहा, हाँ वो जरा रास्ता बंद था। सब ठीक तो है? मंजरी ठीक है? तबीयत कैसी उसकी अभी? वैसे ही है, सो रही है शायद। सुलक्षणा जी ने रसोई में लौटते हुए आवाज लगाई। कुमार साहब आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक ठिठक गए। उन्होंने देखा कि आंगन में एक तरफ मैकू खड़ा है, वही दरारों वाला चेहरा, हाथों में लंबी सी झाड़ू लिए और पायजामे को घुटने तक मोड़े हुए। मैकू? कुमार साहब ने कहा तो बोला, वो मेम साहब बुलाए रही तो आए गए, वो कहीं नाली साफ करे का है। तो वैसे आप जॉन कहे वो हमको याद है, हम छोड़ दे ये सब काम। वो घबराया हुआ था। उसकी घबराहट देखकर कुमार साहब को हंसी आ गई। मैकू कोई सरकारी सफाई कर्मी तो था नहीं। बाप दादा कभी इसी मोहल्ले में काम करते थे तो वो भी करने लगा। नालियां साफ करना, घरों के सीवर टैंक में उतरना, मरे हुए जानवर रास्ते से हटाना, शादी ब्याह के मौके पर कूड़ा करकट साफ करना, यही उसका रोजगार था। मोहल्ले वाले उसे जो दे देते थे रख लेता था। कभी किसी ने मैकू को बिना झाड़ू के नहीं देखा। झाड़ू उसके हाथ में इस तरह रहती थी जैसे उसके जिस्म का हिस्सा हो, जो पैदा होने पर कुदरत ने उसके हाथ में थमाई और मरने के बाद उसके साथ शमशान तक जाएगी। मैकू का परिवार भी था, गांव में रहता था। उसकी एक बेटी थी, शायद 12-13 साल की। उसे बहुत प्यार करता था वो। उसके बारे में बात करते हुए उसके चेहरे की दरारें खुशी से फैल जाती थी। खैर, कुमार साहब रसोई में पहुंचे और पानी गिलास में निकालते हुए बगल में उनकी वाइफ सुलक्षणा जी खड़ी थी। उनसे बोले, तुम्हें भी और कोई नहीं मिला? यही बेचारा मिलता है हर बार सफाई के लिए। खाना बना रही सुलक्षणा जी ने कहा। क्यों, क्या हुआ? कुमार साहब बोले, अरे हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन लोग क्या कहेंगे। कुमार साहब भाषण तो खूब देते हैं, और जब घर की नाली साफ करवानी हुई तो मैकू ही मिला उन्हें। पत्नी सुलक्षणा जी ने कहा, अरे तो क्या करती, कोई और था ही नहीं, और टीवी पर बता रहे हैं कि वायरस जो है वो गंदगी से फैल रहा है, इसलिए मैंने बुला लिया इसे। और कौन सी आफत हो गई, वो तो करता ही है ये काम। कुछ देर के बाद मैकू चला गया। कुमार साहब ने टीवी ऑन किया। चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की हड़बड़ाई हुई रंगीन पट्टियों पर कोई नई खबर थी। उन्होंने आवाज बढ़ाई। उसमें बता रहे थे, अभी अभी जारी प्रेस रिलीज में स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता मिली है। पता लग गया है कि वायरस जो है वो मैनहोल और गटर के संक्रमित पानी से उठने वाली गैस से पैदा हुआ है, और ये शहर की हवा में लगातार घुलता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सभी गटर और मैनहोल फौरन साफ करवाए जाएंगे। कुमार साहब की हथेलियां कुर्सी के हत्थे पर कस गईं। उन्हें घर के सामने वाले गटर से घर में दाखिल हो रही बू का ख्याल आया। उनके माथे पर बल पड़ गए। वो अभी इस ख्याल में थे कि अचानक मंजरी के कमरे से सुलक्षणा जी की, उनकी वाइफ की आवाज आई, सुनिए, देखिए मंजरी को क्या हो गया है। हे भगवान! कुमार साहब की 8 साल की बेटी मंजरी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। बुखार तेज था। वो आधी बेहोशी में मम्मी मम्मी बुदबुदा रही थी। ठंड से उसके होंठ भी कांप रहे थे और पसीने से भी भीगी हुई थी वो। सुलक्षणा जी का भी रो रो कर बुरा हाल था। घबराए तो कुमार साहब भी थे, लेकिन ऐसे हालात में अक्सर मर्द अपनी बदहवासी छुपा लेते हैं और औरतें जाहिर कर देती हैं। बस यही फर्क होता है।
कुमार साहब ने कम से कम 6 डॉक्टरों को उस वक्त फोन किया, लेकिन अब ऐसे हालात में कौन आता। पर एक थे डॉक्टर साहब जो आए, वो कुमार साहब के पुराने दोस्त थे, डॉक्टर हुसैन। वो आने को तैयार हुए। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब की नीली कार कुमार साहब के दरवाजे पर आकर रुकी, लेकिन जब तक वो आए तब तक मंजरी की तबीयत कुछ और बिगड़ गई थी। अब तो मंजरी लेटे लेटे कुछ झटके से ले रही थी। डॉक्टर हुसैन मंजरी के सिरहाने बैठे, उसकी आंख की पुतलियां जांचने लगे, उसका बुखार नापा और पुरानी रिपोर्ट देखने के बाद कहा, घबराइए मत, ये वायरस का असर नहीं है। कुमार साहब और सुलक्षणा जी ने यह सुनते ही गहरी सांस ली, लेकिन डॉक्टर हुसैन ने बताया कि मंजरी की इम्यूनिटी काफी घट गई है, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसे शहर में फैले वायरस का असर होने का खतरा बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर के बाद दवाएं देने के बाद जब डॉक्टर साहब जाने लगे तो जाते जाते दरवाजे पर एक महक सी जो आ रही थी, उसे वो महसूस करके कुछ ठहर से गए। नाक से कोड़ते हुए उन्होंने दाएं बाएं देखा और फिर गौर से अपने सामने वाले मैन होल पर उनकी नजर गई। काले कीचड़ से बुलबुले उठ रहे थे, बहुत डरावना लग रहा था। बोले, कुमार साहब, ये इसकी स्मेल आपके घर में फैल रही है, आप ऐसा कीजिए कि मंजरी को लेकर कहीं और चले जाइए कुछ दिन के लिए, या फिर इसे फौरन साफ कराइए, इट इज वेरी डेंजरस। अब डॉक्टर हुसैन तो यह कह के चले गए, लेकिन कुमार साहब को समझ नहीं आ रहा था ऐसे वक्त में किसी रिश्तेदार के यहां बीमार बच्ची को लेकर जाना ठीक तो नहीं होगा। वैसे भी मंजरी इस हालत में सफर कैसे कर सकती थी। घर के दरवाजे पर खड़े खड़े कुमार साहब का सर भनभना रहा था। उन्होंने वहां पर खड़े खड़े नगर निगम में जान पहचान वालों को कई फोन किए। हेलो गुप्ता जी, मैं कुमार बोल रहा हूं जी, वो मैनहोल क्लीनिंग के लिए। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। न जाने कितने जानने वालों को उन्होंने फोन लगाया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। सभी ने बताया कि शहर के मैनहोल्स में जहरीली गैस भर गई है, इसलिए मैनहोल में अभी जाना खतरनाक है। वैसे भी खतरनाक ही होता है, पर राज्य सरकार ने अभी नियम सख्त कर दिए थे। फिलहाल गटर की सफाई सिर्फ सरकारी क्लीनिंग यूनिट से होगी, कहा गया था ऐसा। वो यूनिट्स जो जिनके पास एक सक्शन टैंकर होता है, जो एक मोटे से पाइप से सीवर या मैनहोल का कचरा और गंदगी पानी में खींच लेता है, उससे ही सफाई हो रही थी। लेकिन यूनिट्स कम पड़ रहे थे, और जो थे वो फिलहाल वीवीआईपी इलाकों में काम कर रहे थे। वीवीआईपी इलाकों के बाद आम इलाकों और फिर तब कहीं जाकर बस्तियों का नंबर आना था। अंदर अंदर तो यह भी खबर थी कि पहले उन इलाकों की सफाई की जाएगी जहां सत्ताधारी पार्टी के वोटर ज्यादा है। गरीब लोगों को फिलहाल बस यही कहा गया था कि आपको सलाह दी जाती है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन शहर में वक्त के कंधों पर जनाजों की तादाद बढ़ रही थी। टीवी में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। कुमार साहब और उनकी बदहवास वाइफ मंजरी वाले कमरे की खिड़कियों और दरवाजों को चादरों और पर्दों से ढक रहे थे। घर में जितने टेबल फैन थे उन सबको खिड़की की तरफ दूसरी तरफ मुंह करके रख दिया गया था ताकि वो एग्जॉस्ट फैन का काम कर सके। सारी कोशिशें की जा रही थी, पर सब बेकार था, क्योंकि वो तीखी सी जो बू थी वो फिर भी रिसती हुई कमरे में घुस रही थी। बहुत देर से छुपे हुए आंसू आखिरकार कुमार साहब की आंखों पर रिसने लगे थे। इतना बेबस, इतना लाचार उन्होंने खुद को पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनकी प्यारी बेटी उनके सामने बिस्तर पर बेसुध थी। हर सांस के साथ कुछ जहर उसकी नसों में और घुल जाता था। उन्होंने कुछ पड़ोसियों के साथ मिलकर गटर को ढक दिया था, लेकिन जब उसे ढका गया तो गैस उल्टा घरों की नालियों से रिसने लगी थी, इसलिए वापस उसे फिर से खोला गया और फिर ये सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इधर मंजरी की तबीयत खराब हो रही थी। मंजरी, मंजरी, मंजरी बेटा, कुमार साहब ने आंसू भरी आंखों से मंजरी का सर सहलाते हुए बुखार का मुआयना किया। उसके जिस्म में छोटी छोटी फुंसियां उभरने लगी थी। तबीयत फिर बिगड़ रही थी। कभी स्कूल वैन से उतरते वक्त मंजरी की उंगली पर आई एक खरोंच से रात भर उसका सर सहलाने वाला पिता आज उसकी सांसें उखड़ते हुए देख रहा था। कुमार बार बार दरवाजे पर आते और किसी को मोबाइल से कॉल लगाते, लेकिन दूसरी तरफ से कोई फोन नहीं उठ रहा था। वो मायूस होकर वापस लौट जाते।
अब जब यह कंफर्म हो गया था कि गटर में खतरनाक गैस है, तो उसे यूं ही किसी से साफ नहीं करवाया जा सकता था। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे, किससे मदद मांगे। लेकिन तभी जब वो दरवाजे पर खड़े बदहवास इधर उधर देख रहे थे, एक आवाज आई, साहब। पलट कर देखा तो झाड़ू लिए हुए मैकू खड़ा था। बूढ़ा, मैले कपड़ों में, देखने में खुद बीमार था। उसकी धुंधलाई हुई पीली आंखों में फिक्र थी। बोला, कोई बतावत रहा बिटिया की तबीयत खराब हुई गई? हाँ, वो तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पूरे शहर में गदर मचा है साहब। भगवान जाने की नजर लग गई। सुबह से 11 मौतें हुई हैं मोहल्ले में। कुमार साहब ने उसकी बात को अनसुना किया और वापस घर के अंदर जाने लगे। लेकिन अंदर जाते जाते उन्हें अचानक एक ख्याल आया और कदम उनके अचानक से ठहर गए। चेहरे के भाव बदलने लगे। मैकू से भी तो गटर साफ कराया जा सकता है, मन में एक आवाज गूंजी। लेकिन उसी आवाज के पीछे सैकड़ों और आवाजें थीं। कॉन्फ्रेंसेस में दिए गए भाषणों की आवाजें, 4 किताबों में दर्ज अनगिनत तर्कों की आवाजें। नहीं, ये ठीक नहीं है। गटर में उतरना बहुत खतरनाक है, उन्होंने खुद से कहा। लेकिन मंजरी का जिस्म झटके ले रहा था। वो बीमार थी। उसे देखकर कुमार साहब की आंखों में आंसू आने लगे। कुमार साहब कुछ सोचते हुए धीरे धीरे मैकू के पास पहुंचे और आकर उसके पास खड़े हो गए। कैसी है बिटिया? बुखार का छू उतरा कि अभन है? मैकू ने पूछा तो कुमार साहब जल्दी से बोले, हाँ, बिल्कुल कम नहीं हुआ है, बल्कि और तेज हो गया है। मैकू ने दोनों हाथ आसमान में उठाकर ऊपर वाले से दुआ की। कुमार साहब के खामोश होठों पर झिझकती हुई जुम्बिश थी। वो जो कहना चाहते थे कह नहीं पा रहे थे। जिस्म की सारी हिम्मत समेटकर वो एक जुमला जबान से नहीं निकल पा रहा था। वो इधर उधर की बात करते हुए बोले, वो नगर निगम के लोगों को बोला था साफ करने के लिए, तो कह रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा। मैकू उनकी लड़खड़ाती आवाज सुन रहा था। उसने इस तरह कुमार साहब को पहले कभी नहीं देखा था। वो प्राइवेट क्लीनिंग वालों को भी फोन किया था, लेकिन 2-3 दिन की वेटिंग बता रहे हैं अभी। ये गटर, दोनों की नजर एक दूसरे पर ठहरी थी। ये साफ होना बहुत जरूरी है, बस समझ नहीं आ रहा है कि कहते हुए कुमार साहब नजरें चुराने लगे। मैकू कुमार साहब की तरफ देख रहा था, उनको समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी कुमार साहब ने झटके से अपना हाथ मैकू के हाथ पे रख दिया। मैकू ने हड़बड़ाकर उनकी तरफ देखा। वो आदमी जिसने आज तक कुमार साहब के दरवाजे की कुंडी तक नहीं छुई, उसका हाथ कुमार साहब ने पकड़ लिया था और उनकी खामोश गुजारिश करती आंखों के किनारे से एक आंसू उनके गालों को छू रहा था। मैकू समझ गया था कि वो क्या कहना चाहते हैं। पहली बार किसी की खारी आंखों में रिसते हुए दर्द का इलाज उसकी कचरा खींचने वाली बाल्टी के पास था, और ये जानते हुए भी कि काम खतरे का है, उसने बिना कुछ सोचे समझे कहा, तो ठीक है साहब, हम कर दे, कौनो बात नहीं। कुमार साहब हथेली से अपना चेहरा ढककर फफक कर रो पड़े। वो शख्स जो हमेशा उन्हें काम छोड़ने को कहता था, आज उसी काम के लिए, जिंदगी भर के लिए उसका कर्जदार होने वाला था। उसी देर रात 3-3:30 बल्कि 4 बजे का वक्त होगा, सुबह का, जब गली अंधेरी करवट पर सो रही थी। कुमार साहब अपने घर के दरवाजे की आड़ में खड़े थे। उन्होंने बरामदे का वो छोटा सा जो बल्ब था उसे भी बंद कर दिया था, जिसकी रोशनी बाहर आती थी। और मैकू ने भी ये बात उनकी मान ली थी कि किसी को न पता चले कि उनके कहने पर उसने ये काम किया है। देर रात का वक्त इसीलिए तो तय किया गया था। गहरे अंधेरे में मैकू अपनी कमर में मोटी सी रस्सी बांधे गटर के उस बदबूदार बुलबुले छोड़ते काले कीचड़ में नंगी पीठ उतर रहा था, बिना किसी सुरक्षा उपकरण, बिना किसी दास्ताने के। एक कसैली सी गंध का भभका अचानक से उठा और मैकू हमेशा की तरह उस काले कीचड़ में नाक तक डूब गया। एक छोटी बाल्टी से वो कीचड़ और कूड़ा निकालकर बाहर रखी बाल्टी में भरने लगा।
एक काली मोटी परत उसके जिस्म से लिपट गई थी। लेकिन वो तब तक काम करता रहा जब तक वो गटर साफ नहीं हो गया। कुमार साहब खिड़की से उसे छुप कर देखते रहे। वो बेपरवाह होकर काम में लगा था और कीचड़ ऐसे निकाल रहा था जैसे पुरखों की किसी कर्ज को उतार रहा हो। अंधेरा अब भी था, पर अब सुबह होने वाली थी। काम खत्म होने के बाद कुमार साहब ने मैकू की तरफ कुछ पैसे बढ़ाते हुए कहा, अब ये लो, कुछ पैसे ले लो। पैसे देखते ही मैकू ने हाथ पीछे खींच लिया। बोला, अरे नहीं साहब, ये तो हम मंजरी बिटिया के लिए कर रहे थे। हाँ, पर कोई बात नहीं, तुम रख लो। तुम्हारी अपनी भी तो बेटी है ना गांव में, उसके लिए कुछ ले लेना। कुमार साहब ने कहा तो मैकू मुस्कुराया। जब वो मुस्कुराया तो काले कीचड़ से सने मैकू के चेहरे पर उसके दांत दिखने लगे। बोला, हाँ वैसे बहुत दिनों से चांदी की पायल मांगत है। अच्छा, आते में तो आ जाए ना? हाँ हाँ आ जाएगी, और ना आए तो और ले लेना मुझसे। तुम्हारा बहुत 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 धन्यवाद मैकू। अरे साहब, क्या बात करते हो, कौनो बात नहीं। पैसे लेकर कीचड़ से सना हुआ मैकू सड़क से चलता हुआ चला जा रहा था। दरवाजे पर खड़े कुमार साहब टकटकी लगाए उसे जाते हुए देख रहे थे। धुंधली रोशनी में मैकू किसी अंधेरे में किए हुए गुनाह की तरह गायब हो गया। दोपहर तक कुमार साहब के घर से वो जो तीखी बू थी वो गायब हो गई। मंजरी के कमरे की खिड़कियों और दरवाजों पर तनी उन बेतरतीब चादरों और पर्दों को भी हटा दिया गया। ताजा हवा के झोंके जो थे उससे वो सेहतयाब होने लगी। मंजरी का बुखार भी दोपहर होते होते उतरने लगा। सुलक्षणा जी भगवान का शुक्र अदा करते हुए नहीं थक रही थी। तो इस तरह कुछ दिन गुजरे तो शहर में मौत का वो कारवां भी आखिरकार थमने लगा। वायरस का वैक्सीन और एंटीडोट भी तैयार हो गया था। सरकार की तरफ से दवा भी मुफ्त बांटी जा रही थी। चैनलों पर अब खबरें वायरस से होने वाली मौतों की बजाय अस्पतालों की बदइंतजामियों के बारे में होने लगी थी। खैर, 3 दिन के बाद एक सुबह कुमार साहब का एक फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो कुमार सर बोल रहे हैं? शहर के किसी एनजीओ की तरफ से फोन था। बोले, देखिए सर, हम लोग गरीब पिछड़ी बस्तियों में वैक्सीन बांटने के लिए जा रहे हैं, पर लोग वैक्सीन ले नहीं रहे हैं। उनमें डर है उसे लेके। आप पर उन लोगों का काफी भरोसा है, आप हमारे साथ चलेंगे तो उन्हें हम पर भरोसा होगा। हाँ हाँ मैं चल लूंगा, कुमार साहब ने कहा और फिर कुछ सोचकर बोले, सुनिए, वो एक एंटीडोट दवाई मुझे अलग से चाहिए। ड्राइवर के हाथों भिजवा सकते हैं क्या? मुझे एक आदमी के लिए चाहिए। इतने दिनों में आज तीसरे दिन कुमार साहब को मैकू का ख्याल आया था। उन्होंने सोचा कि रास्ते में मैकू को एक दवा का पैकेट देते हुए निकल जाएंगे। थोड़ी देर में एनजीओ की गाड़ी कुमार साहब के दरवाजे पर थी। वो पिछली सीट पर बैठे ड्राइवर से उन्होंने पैकेट ले लिया और गाड़ी चलते हुए मेन रोड पर पहुंची और वहां से लेफ्ट की तरफ एक कच्चा रास्ता जा रहा था। वहां पे गाड़ी रुक गई। कुमार साहब वहां से उतरे और ड्राइवर से बोले कि तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूं। कहते हुए कुमार साहब गली की तरफ मुड़ गए। एक टूटे फूटे से मकान के पुराने से दरवाजे के पास जाकर रुके। कुंडी पकड़ के खटखटाई। वो अंधेरी सी छोटी सी कोठरी थी जहां मैकू रहता था। हाथ में दवा लिए कुमार साहब ने आवाज लगाई, मैकू? कोई आवाज नहीं आई। ओ मैकू! उन्होंने धक्का दिया तो दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुए। कच्चे फर्श की उस कोठरी में एक तरफ ईंटों का चूल्हा था, एक पानी का मटका था, इर्द गिर्द कुछ बर्तन थे और सामने एक कपड़ों की गठरी थी। उसी के पीछे वाली दीवार से मैकू की झाड़ू टिकी हुई थी। आगे एक चारपाई पर मैकू लेटा हुआ था। मैकू! कुमार साहब ने उसे आवाज दी और उसके करीब पहुंचे। मैक कहते कहते वो रुक गए। हाथ कांपने लगा क्योंकि मैकू की आंखें पथराई थीं। पुतलियां सफेद हो चुकी थीं और मुंह खुला हुआ था। मैकू मर चुका था। जिस्म पर वैसी ही छोटी छोटी फुंसियां थीं जैसे उस वायरस से मरने वालों के जिस्म पर बताई जा रही थी। कुमार साहब हड़बड़ाकर पीछे हटे, लेकिन तभी उनकी नजर मैकू के सिरहाने पर गई और वहां नई नई खरीदी हुई 2 चांदी की पायल रखी हुई थी। मैकू जा चुका था। कुमार साहब कुछ लम्हे भीगी आंखें लिए वहां पर खड़े रहे।
थोड़ी देर के बाद कुमार साहब एनजीओ की कार की पिछली सीट पर उदास बैठे थे। उनकी गाड़ी गरीब लोगों की बस्ती की तरफ चली जा रही थी जहां उनकी तकरीर थी, और एक सरकारी एम्बुलेंस मैकू की लगभग लावारिस लाश लिए अस्पताल की तरफ चली जा रही थी, कुमार साहब के घर के सामने वाले उसी कटर को लांघते हुए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। अपनी राय YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं लौटूंगा स्टोरी बॉक्स में नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।